जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इस बार जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके 6 निर्धारित पाठ हैं जिनके हमने अभी आपसे बात की थी, उनमें से किसी एक पाठ में से कोई एक गद्यांश लिया जाएगा जिसकी व्याख्या आपको करनी होगी और उसके अंक जो हैं वो 5 हैं। और इसके अलावा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 5 अंकों के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, यानी कि 5 प्रश्न जो आपके हैं वो एमसीक्यू रहेंगे। और ऐसे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनका जो विभाजन है वो इस प्रकार रहेगा, 2 प्रश्न आपके 3-3 अंकों के और 1 प्रश्न आपका जो है वो 4 अंकों का रहेगा। तो इस प्रकार आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या से पहले हम इस पाठ का जो प्रसंग है उसके बारे में बात करेंगे और इस पाठ के अंदर किस प्रकार के शिल्प सौंदर्य का प्रयोग किया गया उसकी बात करेंगे, ताकि जो व्याख्या संबंधी प्रश्न है जब आप उसको हल करें तो आपके पास एक अच्छी रूपरेखा उसकी हो। तो देखिए, ये जो पाठ है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का जो आदर्श समाज, ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी इसके लेखक हैं। और वास्तव में ये जो पाठ है ये उनके द्वारा दिए गए एक भाषण का अंश है, यानी कि आप इसको लिखेंगे कि ये जो पाठ है, ये जो लेख है, ये उनके एक भाषण का अंश है जिसमें लेखक ने भारत में जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन को सामाजिक और राजनीतिक रूप से अनुचित सिद्ध करते हुए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित अपने आदर्श समाज की कल्पना को प्रस्तुत किया है। उन्होंने जाति प्रथा के समर्थकों के तर्कों का खंडन किया है और आर्थिक दासता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका विरोध किया है। यानी कि इस पाठ के अंदर जो इस पाठ की जो विषय वस्तु है वो किसके बारे में है? वो विषय वस्तु है श्रम विभाजन को लेकर, कि जो श्रम विभाजन किया जा रहा है हो सकता है कि वो समाज के लिए या आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वो उचित हो, लेकिन जब वो श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का रूप ले जाता है, श्रमिक यानी कि जाति प्रथा का रूप ले जाता है, तो वो समाज और राजनीति दोनों के लिए क्या होता है? वो अनुचित होता है। वो मनुष्य की स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर क्या है? एक कुठाराघात होता है, जिससे कि एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। अपने तर्कों के माध्यम से वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और आपसी भाईचारा हो। और उन्होंने जाति प्रथा के जो समर्थक लोग हैं उनके हर तर्क का यहाँ पे खंडन किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आर्थिक दासता जो है वो सबसे ज्यादा भयंकर है। तो ये इसका प्रसंग रहेगा। जब भी आप इस पाठ में से अगर कोई गद्यांश पूछा जाता है परीक्षा में और उसकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है तो प्रसंग के रूप में आप इन पंक्तियों को ले सकते हैं। आप अपनी तरफ से या आप अपने अध्यापक के जो मार्गदर्शन में अगर इसके अंदर कुछ और जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम भाषा और इसकी जो शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्दावली में तद्भव और तत्सम है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, शैली वर्णनात्मक है क्योंकि उन्होंने इसमें श्रम विभाजन के बारे में वर्णन किया है, और वाक्य विन्यास बड़ा सहज और सरल है। तो ये इसकी जो शिल्प सौंदर्य की बात हम करेंगे तो ये बिंदु आप इसमें से चुन सकते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके जो प्रमुख गद्यांश हैं उनके बारे में, कि उन गद्यांशों के अंदर किस प्रकार की बात की गई है। अगर आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक हो तो उसमें से जो पहला गद्यांश हम ले रहे हैं वो गद्यांश है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जाति प्रथा के जो समर्थक लोग हैं वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए किस प्रकार के तर्क देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि ये विडंबना की बात है, यानी कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, कि आज हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, और स्वतंत्रता के पश्चात भी आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे जो किसके समर्थक हैं? जातिवाद के समर्थक हैं। इसके पश्चात
उनके समर्थन में वो क्या तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता, अब कार्यकुशलता का अभिप्राय क्या है कि किसी भी काम में जो जिसको कह सकते हैं विशेषज्ञता हासिल कर लेना। अगर कार्यकुशलता की बात की जाएगी तो ये आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो आधुनिक समाज सभ्य समाज की आवश्यकता कार्यकुशलता हो सकती है, जिसके लिए श्रम विभाजन किया जाना जरूरी है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। देखिए, श्रम विभाजन को जब जाति प्रथा के साथ जोड़कर देखा जाता है तब वो हानिकारक हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी बिंदु के ऊपर जो है अपना प्रश्न उठाते हैं कि जाति प्रथा को जब श्रम विभाजन के साथ जोड़कर देखा जाता है तो वो हमारे समाज के लिए हितकर नहीं है। उनका मानना है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना तर्क देते हैं कि आज जाति प्रथा न केवल श्रम विभाजन का बल्कि श्रमिक विभाजन का कारण बन चुकी है। अर्थात श्रम विभाजन तक तो वो उचित है, लेकिन जब उस श्रम विभाजन को श्रमिक विभाजन यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, समाज के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस प्रसंग के अंदर उन्होंने चर्चा की है कि श्रम विभाजन इस आधार पर अनुचित है अगर उसको जाति प्रथा के साथ जोड़कर देखा जाएगा। अगला जो गद्यांश है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभ्य समाज में जीने की बात कर रहे हैं, रहने की बात कर रहे हैं, और सभ्य समाज जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि वहां पे श्रम का विभाजन हो। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल उचित है। लेकिन हमारे समाज में एक खास विशेषता ये है, जो भारतीय समाज की वो बात कर रहे हैं, कि भारत में श्रम के विभाजन के साथ साथ क्या कर दिया जाता है, श्रमिकों का विभाजन कर दिया जाता है। और ये विशेषता केवल और केवल भारतीय समाज की है। विश्व के किसी भी समाज में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती। अर्थात संसार में कहीं भी श्रम विभाजन की व्यवस्था के नाम पर श्रमिकों का विभाजन नहीं किया जाता। और लेखक आगे यह स्पष्ट करते हैं कि ये जो विशेषता की बात करके वो व्यंग्य कर रहे हैं, वास्तव में यह हमारे समाज की कमी है कि ये भारत में जाति प्रथा न केवल श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन कर देती है, अपितु श्रम के आधार पर जो बटे हुए वर्गों के लोग हैं उनके बीच में ऊंच नीच का भेद भी पैदा कर देती है। यानी किसी वर्ग को किसी काम के आधार पर ऊंचे वर्ग की संज्ञा दी जाती है और किसी काम की दृष्टि से, किसी कर्म की दृष्टि से उसे नीचे समाज की संज्ञा दे दी जाती है। और जाति प्रथा संबंधी यह कमी संसार में कहीं नहीं पाई जाती सिवाय भारत के। इस प्रकार यहाँ पे लेखक अपने तर्क के साथ ये बात स्पष्ट करता है कि श्रमिकों का जो विभाजन करना है, ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्थात इससे भारतीय समाज को बहुत हानि पहुंच रही है। इसके पश्चात जो तीसरा प्रसंग है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रथा, एक संस्कारित रूप से चला आ रहा कर्म है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो यहाँ पर लेखक ने इसके बारे में प्रश्न उठाया है कि जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मान लेना वास्तव में श्रम का स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह विभाजन मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं है।
मनुष्य की इच्छा पर आधारित नहीं है। और लेखक के अनुसार जो कुशल व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट व्यक्ति है अथवा कुशल जो कामगार है, वो समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। लेकिन हम काम करने वाले व्यक्तियों की क्षमताओं को इतना अधिक विकसित करें, तभी समाज का निर्माण हो सकता है, तभी समाज का विकास हो सकता है, जिससे कि वे अपने व्यवसाय या कार्य का चुनाव अपनी इच्छा और रुचि से कर सकें। यानी कि भारतीय समाज में अधिकतर जो लोग हैं, वो अपने कार्य का जो चुनाव है, ना तो वो अपनी इच्छा से करते हैं और ना ही अपनी रुचि से करते हैं। उनके लिए केवल जो परंपरागत, जो उनके पारंपरिक, जो उनके माता-पिता की तरफ से जो उनको काम सौंप दिया जाता है, वो उसी काम में संलग्न हो जाते हैं, बिना अपनी इच्छा और बिना अपनी रुचि के। तो इससे क्या है, जबकि यह जो सिद्धांत है, ये हमारे समाज के लिए हितकर नहीं है। और इच्छा और रुचि के अनुसार काम करने पर क्या होगा, समाज के जो निर्माण की जो मार्ग है, जो उसकी राह है, वो सरल हो सकती है और समाज को सक्षम बनाया जा सकता है। उनका मानना है, इस सिद्धांत के उलट जाति प्रथा का बुरा सिद्धांत यह है कि इससे आधार पर मनुष्य की रुचि, उसके कौशल, प्रशिक्षण और उसकी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर होते हैं, अगर माता पिता गरीब हैं तो उसी गरीबी के आधार पर उसको अपना काम चुनना पड़ता है। वो अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी इच्छा के अनुसार पर जो काम चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। अर्थात बहुत पहले माँ के गर्भ में ही इस चीज का निर्धारण कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति किस व्यवसाय में जाएगा, अर्थात किस कार्य को वो अपनी आजीविका के लिए चुनेगा। तो यहाँ पर बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को वो अपने भाषण के अंदर उठाते हैं कि समाज का जो निर्माण है, वो कुशल श्रमिकों के हाथ में होता है और कुशल श्रमिक तभी अच्छा कर पाएंगे अगर उनको अपनी इच्छा और अपनी रुचि के अनुसार काम करने को मिलेगा। इसके पश्चात अगला जो गद्यांश है, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग, कोई कार्यकुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इन पंक्तियों में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जाति आधारित हमारे समाज में आज जो गरीबी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भारत का जो अधिकतर समाज है वो गरीबी रेखा के नीचे है, और गरीबी और जो शोषण की बात जो की जा रही है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। इससे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को अपनी रुचि का काम नहीं मिला हुआ है, अर्थात लोग थोपे हुए काम को करने के लिए मजबूर हैं। और जब मनुष्य को थोपा हुआ काम करना पड़ता है तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, वो काम से टलने लगता है, यानी कि उसकी जो प्रवृत्ति है वो टालू प्रवृत्ति का हो जाता है। और अगर टालू प्रवृत्ति का होता है, बेमन से काम करता है, तो काम करने की जो क्षमता है और कार्यक्षमता है वो क्या हो जाती है, कम होती है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि विवशतापूर्ण काम करने की स्थिति में, जबकि काम में काम करने वाले की रुचि ही ना हो, काम विशेष में काम करने वाले का मन ही ना लगता हो, तो उसके दिमाग का उपयोग ना किया जाता हो, ऐसी स्थिति में काम करने वाला व्यक्ति कार्य विशेष में कभी भी कौशल की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो कभी भी उस काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। किसी भी काम में एक्सपर्ट अथवा विशेषज्ञता तब हासिल की जा सकती है अगर उस काम में उसकी रुचि हो, उसकी इच्छा हो और उसकी पूरी क्षमताओं का प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपना प्रश्न उठाते हैं कि उद्योगों में जो गरीबी और उत्पीड़न की जो समस्या है वो इतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर यह समस्या है कि लोग उस काम को करने के लिए विवश हैं जिस काम के अंदर उनकी रुचि अथवा इच्छा नहीं है। यानी कि मजबूरी गरीबी और शोषण नहीं है, मजबूरी वास्तव में क्या है, उनके काम करने की इच्छा का न होना। इसके पश्चात अगला गद्यांश है, जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है
जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो यहाँ पर इस गद्यांश के अंदर उन्होंने श्रम विभाजन का जो अनुचित सिद्धांत है उसके ऊपर कटाक्ष किया है और एक आदर्श समाज की बात वो कर रहे हैं कि आदर्श कल्पना का जो समाज है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उनमें से एक महत्वपूर्ण तत्व है स्वतंत्रता। उन्होंने स्वतंत्रता को समाज के लिए आवश्यक बताया है और कहा है कि जो जाति प्रथा का पोषण करने वाले लोग हैं वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, ये तीन चीजें, यानी कि एक तो जीवन की सुरक्षा, उसके बाद संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा और इसके साथ साथ तीसरी जो है जिसको कहा है शारीरिक सुरक्षा, इसका समर्थन तो कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी उसकी श्रम विभाजन की तो उसमें वो सहमत नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अगर इस प्रकार की सुरक्षा के अलावा वो किसी और सुरक्षा के बात या किसी और स्वतंत्रता को देने की बात करेंगे तो उसमें शामिल होगी लोगों को अपना व्यवसाय या अपना काम धंधा चुनने की स्वतंत्रता। और अगर लोगों को अपना काम धंधा चुनने की स्वतंत्रता मिल गई तो इसका अर्थ क्या है कि वो गुलामी से बाहर हो गए, यानी कि उनको दास्ता से छुटकारा मिल गया। और वास्तव में गुलामी केवल वही नहीं है कि किसी को कानूनी रूप से पराधीन कर लेना, गुलाम बना लेना। गुलामी में यह स्थिति भी शामिल है कि कुछ लोगों को समाज के ही अन्य लोगों के द्वारा निश्चित किए व्यवहारों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गुलामी केवल उस कानूनी पराधीनता का नाम नहीं है, बल्कि गुलामी या दास्ता के अंदर यह भी शामिल है कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा जो भी डिसाइड कर दिया गया है, जो निर्धारित कर दिया गया है, उसी व्यवहार के अनुसार काम करना होगा और उन्हीं कर्तव्यों का पालन करना होगा, यानी कि बाध्य होकर उसी काम को चुनना होगा। यह भी वास्तव में गुलामी का ही एक रूप है। और इसके बाद जो अंतिम गद्यांश है जो 2018 में भी पूछा गया था कि क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके, वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक और औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो लेखक कहता है कि राजनेता का जो संबंध होता है, जो संपर्क होता है, जो उसका पाला पड़ता है, वो बहुत बड़ी जनसंख्या से पड़ता है। वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अपने वांछित व्यवहार को, यानी कि जो उसकी इच्छा का व्यवहार है, उसको अलग अलग कर सके, ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी जरूरी हो, कितना ही औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवीय दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांट सकता। इसलिए ऐसी स्थिति आने पर राजनेता को, एक पॉलिटिशियंस को, एक राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यावहारिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और यह व्यावहारिक सिद्धांत होता है कि सभी मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। तो यह थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जिसको कह सकते हैं आदर्श समाज की संकल्पना। तो इसके पश्चात जो इस पाठ के ऊपर आधारित प्रमुख प्रश्न है, उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो 2019 में पूछा गया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज की परिकल्पना जो की थी उसे स्पष्ट करें। तो डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित है। ऐसी गतिशीलता जिसमें कोई भी वांछित किसी एक सिरे से दूसरे छोर तक संचारित हो सके और ऐसे समाज में बहुविध हित हो और सामाजिक जीवन में संपर्क के अनेक साधन और अवसर समान रूप से सबके लिए उपलब्ध हो, ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन उचित नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 2017 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। तो जाति प्रथा पर जो आधारित समाज है, जब उसका श्रम विभाजन है वो किस प्रकार उचित नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन कर देना पूरी तरह से अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं है।
क्षमताओं की उपेक्षा करता है, जन्म से ही पहले उसका कार्य निर्धारित कर देना कहाँ उचित है। जाति प्रथा पेशे से बांधती है, संकट के समय और इच्छा से इसे बदलने की अनुमति नहीं है। यानी कि कैसी भी स्थितियां हो जाएं, संकट का भी समय आ जाए, तब भी इसको नहीं बदला जा सकता, और अगर कोई मनुष्य अपनी इच्छा से इसे बदलने की कोशिश करे तब भी इसको बदलने की अनुमति नहीं है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पाठ में से सामान्यतः पूछे जाते रहे हैं। और इसके साथ साथ श्रम विभाजन पाठ का उद्देश्य क्या है? तो श्रम विभाजन पाठ का उद्देश्य यही है कि जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो उचित नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से गुलामी की ही निशानी है, बंधन और दासता की ही निशानी है, क्योंकि ये मनुष्य को अपनी क्षमताओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी रुचि और अपनी इच्छा के अनुसार श्रम को चुनने का अवसर प्रदान नहीं करता। और यह पाठ, इसका प्रमुख उद्देश्य भी यह है कि अंबेडकर जी एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा हो, जिसमें ऐसी गतिशीलता हो कि किसी भी एक वांछित को एक सिरे से दूसरे छोर तक उसको संचारित किया जा सके, समाज में बहुविध हित हो सके, सामाजिक जीवन में आपसी संपर्क के जो साधन हैं, जो अवसर हैं, वो सबको समान रूप से उपलब्ध हो सके, और इसके साथ साथ सभी को अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार अपने श्रम को चुनने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसके पश्चात जो MCQ प्रश्न है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो इस पाठ में से पूछे गए हैं, उनमें है जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को क्या बनाता है? तो जाति प्रथा मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, जो उसकी रुचि है, जो उसकी आत्मशक्ति है, उसको निष्क्रिय बनाता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आधुनिक समय समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है, जो आधुनिक समय में जो सभ्य समाज है, वो मानता है कि श्रम विभाजन है वो हमारी कार्यकुशलता के लिए, समाज की जो कार्यकुशलता है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। लेखक काल्पनिक जगत की वस्तु किसे मानता है? तो समता को लेखक काल्पनिक जगत की वस्तु मानता है। और फ्रांसीसी क्रांति के समय जो एक विवादास्पद शब्द था जो क्रांति के नारे में प्रयोग किया गया, वो समता शब्द था। और आदर्श समाज की विशेषता किसे कहा है? आदर्श समाज की विशेषता है उसकी गतिशीलता, डायनेमिक जो होना चाहिए, उसके अंदर जड़ता ना हो बल्कि उसके अंदर गतिशीलता हो। लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो लोकतंत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अभिप्राय है कि सामूहिक जीवनचर्या में, जिसमें लोगों में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान हो, वास्तव में वही लोकतंत्र है। और दासता से उनका क्या अभिप्राय है? दासता से उनका अभिप्राय है कि यह केवल कानूनी प्राधीनता का ही नाम नहीं है, बल्कि जाति प्रथा के चलते इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाना भी दासता का ही रूप है। तो ये जो प्रश्न यहाँ जिनकी हमने चर्चा की है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आशा है कि आपको पूरे पाठ का जो सारांश है, जो इसका निचोड़ है, वो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार की परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन को लेकर और एक आदर्श समाज की स्थापना को लेकर जो परिकल्पना उनके मन मस्तिष्क में थी, वो किस प्रकार की थी। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हमने चर्चा की। आप 5 तारीख की जो आपकी परीक्षा होनी है, उसके लिए आप इस आधार पर तैयारी कीजिए ताकि आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की कक्षा में। धन्यवाद।